नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बिहार में पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिरने की खबर आई, एक के बाद एक। और ताज़ा मामला मधुबनी का है। 28 जून को इस इलाके में भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 साल से चल रहा था। कुल 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया है। जानकारी यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों से पुल गिरने के मामले सामने आए हैं। यहां इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार हो रहे हैं। सरकारें बदलती रहीं मगर पुल गिरने बंद नहीं हुए हैं, चाहे जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू बीजेपी की। और ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर। जी, पिछले 15 दिनों में बिहार में 6 पुल गिरे हैं। ये छोटे पुल जो कि ग्रामीण इलाकों के पुल हैं, और 6 के 6 पुल जो हैं उसमें कहीं पे पाया धंसने की बात हो रही है, कहीं पे पुल का जो प्लैंक है वो टूटा है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन पुल भी थे जो बनने से पहले ही धंस गए, और इससे पूरे देश में बड़ी किरकिरी हो रही है बिहार की। वैसे ही एक पुल देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पीछे जो आपको पुल दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नया बना है, लेकिन इसके पाए को आप देखें। आप इसके पाए को अगर देखेंगे तो ये लगता है आपको कि आज़ादी के पहले जो पाए बना था उसी पाए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो अगर आप इसकी बनने की तिथि देखेंगे, जो स्ट्रक्चर बना है, तो उसके हिसाब से ये पुल नया है, लेकिन इसकी नींव जो है ये कमज़ोर है। और ऐसे ही पुल जो हैं वो बार बार धंस रहे हैं, जिससे कि बहुत किरकिरी हो रही है, और विपक्ष को भी एक मौका मिल रहा है सरकार पे हमला करने का। ये जो पुल धंसने की घटना हुई है, ये चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, सिवान हो, मोतिहारी हो, मधुबनी हो, अलग अलग इलाकों में हुई है। और सारे जगहों पे इसी तरह के जो ग्रामीण इलाके के जो पुल हैं, जो पुराने पुल हैं, वो धंसे हैं। उनके पाए जो है वो धंसा है, या फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसे प्लैंक बोलते हैं हम, वो गिरा है। बहुत जगहों पे जो काम किया गया है इसमें, जो जिस तरीके की जो गुणवत्ता की जो मापदंड होने चाहिए थे उसका पालन नहीं किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लगाई गई है जो सभी जगहों पर जाके पुल की जांच करेगी। लेकिन कुल मिला के जो वहाँ के लोग हैं वो इससे भुगतभोगी हैं, क्योंकि ये जो सारे पुल जो देख रहे हैं आप, ये छोटे पुल होते हैं। इनकी लागत जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ के बीच की होती है, लेकिन उस पूरे इलाके में इनका खासा मतलब होता है। ये बहुत बड़ी आबादी को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उनकी जो दूरी होती है आपस में वो कम करते हैं। तो ये जो छोटे पुल और पुलिया बनते हैं ग्रामीण इलाकों में खास करके, इनकी उपयोगिता अगर आप देखेंगे तो बहुत उपयोगिता होती है। और इसी कारण से जो एक आप देखिएगा कि एक पुल जहाँ धंसता है वहाँ पे लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी जो है उससे प्रभावित होती है। वो प्रभावित इसलिए होती है कि उनके जो गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने में, उनको शहर से जोड़ने में ये पुल जो है वो खासे महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिला के 6 पुल के गिरने की बात है अभी तक, और सरकार जो है इस पर इन्होंने जांच कमेटी बैठाई है, और सरकार का मानना है कि जल्दी ही जो है इस संबंध में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुल बनाने वाले हों या पुल के रख रखाव वाले लोग हों। क्योंकि देखिए, इसमें से जितने भी पुल गिरे हैं इसमें ज़्यादातर पुल में मामला जो है वो रख रखाव का आ रहा है। ये पुल बन तो जाता है, जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं उन्हें पैसा भी मिल जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई पुख्ता पॉलिसी नहीं है इसके रख रखाव की। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह से जो आप लगातार बिहार में पुलों का गिरना देख रहे हैं वो जारी है। नौबतपुर से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और अगली खबर पुणे से। पुणे के तमहिनी घाट में एक शख्स पानी की तेज धार में बह गया है। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। मृतक अपने दोस्तों और परिवार के साथ तमहिनी घाट पर पिकनिक के लिए गया था। वो ट्रैक लीडर बताया जा रहा है, जो 20 लोगों के साथ ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। बहुत अफसोस की बात यह भी है कि हादसे का वीडियो युवक की 10 साल की बेटी बना रही थी। उस युवक को तैरना आता था, लेकिन तेज बहाव में उसका हुनर जवाब दे गया और वो खुद को बचा नहीं पाया है। ये तमाम लोग पिकनिक के लिए गए थे, ट्रैकिंग के लिए गए थे, और इस ट्रैक का ये लीडर था, ये शख्स जो इस तेज धार में बह गया है।
तो ये पुणे की घटना है। ये हादसा पुणे में तमहिनी घाट में हुआ है। वहाँ पर पानी में नदी में जो है वो तेज़ बहाव था, जिसमें ये युवक पानी में बह गया है। और इस हादसे का एक जो वीडियो सामने आया है, एक अजीब सी, बहुत अफसोस की ये बात है कि ये वीडियो उसके परिवार में ही उसकी बेटी 10 साल की बेटी बना रही थी जिस वक्त में ये हादसा हुआ, जब वो खुद को बचा नहीं पाया। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता, इस हादसे की और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? जहां पर ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, वहाँ किस तरह का इलाका है? और ये बताया जा रहा है कि ट्रैक के लिए ये लोग गए थे, तो कितने लोग थे यहाँ पर? जो शख्स की मौत हुई, जो बह गया है, वो भी बताया जा रहा है कि ट्रैक का लीडर था वो। बिल्कुल, देखिए पुणे के साथ ही मुंबई से सटे लोनावला में जो ये पूरी घटना हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य जो है डूबकर उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें से कल 3 के शव बरामद किए गए और बाकी के 2 बच्चे थे, उनमें से एक की शव सुबह बरामद की गई और एक की तलाश अब भी जारी है। अब विजुअल्स में वो जगह देख रही हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है और इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी परिवार द्वारा बचने की, लेकिन कोई भी प्रयास सफल होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि एकाएक जो भारी बारिश इस इलाके में पिछले कई दिनों से हो रही है और रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी का प्रभाव और जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर उनका बाहर आना नामुमकिन हो गया। और साथ ही अगर आप देखें तो आपको एक डाल नजर आ रहा होगा, जो यहाँ के बाकी के पर्यटक मौजूद थे उनके द्वारा कोशिश की गई कि इसी डाल को फेंक कर जो है वहां पर मौजूद लोगों को इस ओर खींच लिया जाए, लेकिन वो महिला और उसके साथ मौजूद उसके 4 बच्चे उस डाल को पकड़ नहीं पाए, जिसके चलते वो यहाँ पर आना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया और जिसके बाद से डूबकर उनकी जो है मौत हो गई। हालांकि इस समय यहाँ पर शिवदुर्ग बचाव दल और साथ ही लोनावला सिटी के पुलिसकर्मी और INS शिवाजी के टीम मेंबर्स द्वारा कोशिश बरामद कर लिया जाए। हालांकि अब तक कोई भी जो है सुराग उस बच्चे के मिले नहीं है। अगर आप देखें तो विजुअल्स में ये वही चप्पल है उन परिवार के सदस्य का जो यहाँ पर शादी अटेंड करने के बाद पहुंचे थे। कुल मिलाकर 10 लोग आए थे, जिनमें से 2 जन हालांकि उस पार गए नहीं, 2 जन गए थे, बहे थे, लेकिन वो वापस आ गए और 5 लोग इसमें बह गए और उनके चप्पल, उस 5 साल के बच्चे के कपड़े यहाँ पर टंगे हुए हैं जो अब तक मिल नहीं सका है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, लेकिन मौसम खराब होने के चलते आज सर्च ऑपरेशन में वो बच्चे का शव मिल पाता है या नहीं, या फिर कुछ ही समय में, क्योंकि उस बच्चे के जो है कहा जा रहा है कि उसके बॉडी में पानी भरकर फ्लोट होकर वो खुद ब खुद जो है ऊपर तैरता हुआ मिलेगा उसका शव। जी, बारिश है वहाँ पे, अभी भी तेज़, मौसम ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है उस पर भी मुश्किल आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजाता। 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक तो पुणे के तमहिनी घाट का हादसा है जहाँ पर एक युवक जो ट्रैक के लिए गया था वो बह गया है, और दूसरा जो है वो महाराष्ट्र में ही लोनावला के इलाके का है, जहाँ पे जिसके बारे में बता रही थी सुजाता कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 साल के बच्चे की बॉडी की तलाश हो रही है और पूरा एक परिवार था जो कि लोनावला अपने रिश्तेदार की शादी में आया था और शादी के बाद ये तमाम लोग जो है वो डैम घूमने के लिए गए थे, जिसमें कुल 10 सदस्य थे। 5 सदस्यों के पानी में फंसने का वीडियो आया है और एक ही सदस्य था परिवार का, एक सदस्य जो रिकॉर्ड कर रहा था। कुल 9 लोग इसमें डूब रहे थे। 2 को मौके पर मौजूद पर्यटकों ने बचाया और 2 बहकर किनारे पहुंच गए थे। 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एक बच्चे का शव जो है उसकी तलाश अभी भी चल रही है। तो जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ है, अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आने लगी हैं, खास करके महाराष्ट्र के इलाके में जहां जहां तेज़ बारिश होती है वहां पे एक खतरा भी खड़ा हो गया है। बारिश के मौसम में पानी के नज़दीक जाना कई बार खतरनाक साबित होता है और इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी भी पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं, किसी डैम या नदी के पास रविवार को, या फिर समंदर के पास, क्योंकि रविवार को मुंबई के जुहू बीच पर एक भी हादसा हुआ है। सुबह 11 बजे के करीब यहाँ पे 5 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे। इनमें से 2 लड़के, 17 साल का अथर्व और 16 साल का श्रेयस था। समुद्र की तेज़ लहरों में वो दोनों बह गए। किस्मत अच्छी थी कि मौके पर कई लाइफ गार्ड्स मौजूद थे जिन्होंने तुरंत
अभियान चलाया और दोनों को लहरों से बचाकर वो किनारे पर लाए। लेकिन इस तरह का खतरा बना रहता है, खास करके जब बारिश का मौसम हो और समंदर उफान पे हो, तेज बारिश हो रही हो। तो किसी तरह से इन दोनों लड़कों को लाइफ गार्ड्स ने वहां पर बचाया है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। तो कई जगहों से, कई राज्यों से अब तेज बारिश और कहीं कहीं से बाढ़ की भी खबर आने लगी है। जैसे असम में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। तेज बारिश और बाढ़ से राज्य के 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य के करीब 2.62 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की प्रमुख 5 नदियां 2 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। धेमाजी जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां पर बाढ़ से 69,252 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद कछार, इस जिले में भी 61,895 लोग और तिनसुकिया में 45,281 लोग इस प्राकृतिक आपदा के संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति खराब है। कोकराझार में वन विभाग के अधिकारियों ने नदी में डूब रहे हाथी के एक बच्चे को बचाया है और लोगों से जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। हाथी के बच्चे का अब इलाज चल रहा है। ये देख रहे हैं आप उसकी तस्वीरें, ये विजुअल्स, वीडियो जो सामने आया है, ये कोकराझार, असम के कोकराझार इलाके की तस्वीरें हैं जिसमें हाथी का एक बच्चा इस पानी में तेज बहाव में डूब रहा था। वन विभाग के अधिकारियों ने इसे बचा लिया है। बारिश बिहार में भी काफी हो रही है और बिहार के जहानाबाद में बारिश की वजह से अस्पताल के परिसर में पानी भर गया है। बारिश का पानी अस्पताल के SNCU वार्ड में भी घुस गया है। तो ये बदहाली अस्पताल की है, जहां अस्पताल के अंदर जहां मरीजों का इलाज होना था वहां पानी है। देखिए ये तस्वीर कि किस तरह से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो उसी पानी में, पानी जमा हुआ है और वहीं बैठे हुए हैं। पानी के निकास का कोई उपाय इस वक्त नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी की सूझबूझ से बच्चों की जान बच गई है। ये जो ICU है एक तरह का नए नवजात बच्चों का, इसमें जो इन्फेंट्स होते हैं वो एडमिटेड होते हैं और यहाँ पर इस जगह पर पानी भर गया है। इतना ज़्यादा पानी है आसपास के इलाकों में, गाड़ी पूरी की पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। अस्पताल परिसर के अंदर कुछ ही दिनों पहले बहुत तेज गर्मी की खबरें आ रही थीं और बस एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इस तरह की बारिश में बदल गया मौसम कि अब जगह जगह से बाढ़ की खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दिउन सर्कल के अंतर्गत आने वाले गांव में बाढ़ की स्थिति खराब हो गई है। यहां फ्लैश फ्लड्स का खतरा लगातार बना हुआ है। बचाव अभियान के लिए असम राइफल्स को तैनात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस और नागरिक प्रशासन बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दिउन सर्कल के बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव अभियान चला रही है असम राइफल्स और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों को किसी तरह से वहां से निकाला जा रहा है। केरल के त्रिशूर में भी भारी बारिश की वजह से कई जगह पर पानी भर गया है और जो झरने हैं वो उफान पे हैं। ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो अथिरापिल्ली झरना है। वहाँ पे बहुत मशहूर वाटरफॉल है अथिरापिल्ली। इसमें पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि ये पूरे उफान पर है। लोगों को पानी के करीब आने से मना किया गया है, फिर भी लोग इसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। केरल के बाद आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से लगातार मॉनसून की बारिश हो रही है। बड़े बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, सूरत और वलसाड समेत गुजरात के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश है। अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है और शेला इलाके में एक सड़क ढह गई है। ज़बरदस्त बारिश से कई पेड़ भी गिरे हैं। वलसाड, सूरत और नवसारी में सड़कें नदियों में बदल गई हैं।
सूरत के कई इलाकों में पानी घरों के अंदर भी आ चुका है। कई गाड़ियां तैरती हुई नजर आती हैं इस पानी में। गुजरात में ही वापी जिले में 6 घंटे में ही 4 इंच बारिश हो गई और इसकी वजह से यहां जलभराव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गुजरात के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। सूरत है, नवसारी है, वलसाड और भरूच के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट यानी कि तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। और अहमदाबाद में लोगों के घरों में बारिश का पानी आ गया है। कई इलाकों में पानी घुटनों तक है। अहमदाबाद के कई जगहों पर पानी इतना ज़्यादा भरा है, पेड़ गिरे हैं। के नगर का ये इलाका जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश की वजह से पेड़ गिरने से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेड़ों के नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तेज़ बारिश होती है और ये पेड़ जो है वो गिर जाते हैं और इसमें ये पेड़ पूरा इस गाड़ी पर गिर गया है। गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है इस हादसे में, लेकिन हाँ, पेड़ गाड़ियों के ऊपर गिरे हुए हैं। दूसरा है गुजरात का कच्छ इलाका, जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसमें सड़कें यहां पर डूब गई हैं। कच्छ का इलाका अक्सर काफ़ी सूखा होता है, लेकिन जब बारिश हुई तो देखिए किस कदर हुई है कि यहाँ पे पानी भर गया है। जगह जगह पर सड़कें डूब गई हैं। लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी दुकानों से पानी बाहर करना पड़ रहा है, घरों से। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों समेत सब दुकानों में भी है और ऐसे में शहर का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गुजरात के ही अमरेली से बारिश के बीच एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहाँ पे बारिश का लुत्फ उठाती इस शेरनी का वीडियो सामने आया है। ये शेरनी गिर के जंगल के पास गांव की सड़क पर नजर आ रही है, जिसे देखते ही स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और ये वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ है। गुजरात से चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तस्वीर। महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी का इलाका है, वहां पर तेज बारिश होती है। ये कोंकण का इलाका है। रत्नागिरी की चिपलुन में सड़क पर एक मगरमच्छ टहलता नजर आया है। ये तस्वीर, ये वीडियो उस मगरमच्छ का है जो बीच सड़क पर नजर आया। ये चिपलुन का वीडियो है, जहाँ पे सड़क के ऊपर मगरमच्छ टहलता नजर आया और इसका वीडियो काफी लोगों ने देखा है। ये वीडियो वायरल है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर खूब हंगामा होता रहा। राहुल गांधी ने ये सवाल भी उठाया कि जब स्पीकर उनसे हाथ मिला रहे थे तो सीधे खड़े थे, जबकि प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए उन्होंने झुककर ये काम किया। Speaker, so there are actually 2 people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए।
राहुल के इस आरोप के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने 2 वीडियो जारी किए हैं। एक सुमित्रा महाजन के समय का है और दूसरा मीरा कुमार के समय का है। इन्होंने तब के नेताओं को झुककर शुक्रिया अदा किया था। आइए। ये दोनों पुराने वीडियोज हैं जो कि जारी किया गया। इसके बाद में लोग एक वीडियो है जब सुमित्रा महाजन स्पीकर के पद पर थी और दूसरा वीडियो है मीरा कुमार का। और आप देख रहे हैं कि एक मनमोहन सिंह नज़र आ रहे हैं जब मीरा कुमार वहाँ पर स्पीकर थी। तो ये वीडियो जारी किया गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से अभिवादन किया जाता है नेताओं का। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड के जरिए स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये है, क्या 3 नए आपराधिक कानूनों से अपराध में कमी आएगी? आपको बता दें कि आज से देश में IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अब नए कानून के तहत ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नए कानून में दंड की बजाय न्याय को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या नए कानून से देश में अपराध में कमी आएगी? अठारहवीं लोकसभा के शुरुआती दिन ही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा में टकराव कितने तीखे हो सकते हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया, अग्निवीर की बात की, धार्मिक असहिष्णुता का सवाल खड़ा किया। उनके बयानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आज लोकसभा में क्या क्या हुआ उसके अहम हिस्से। अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है।
आके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं।
और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा सदस्य सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देखिए एक मिनट ये सर मैं प्लीज एक मिनट सर प्लीज एक मैं मिनट सर इतना कहना चाहता हूँ। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। नहीं ये ठीक नहीं है। नो नहीं, एक मिनट माननीय एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहां पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है,
श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। मान्यवर, में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है, शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को
यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे थे कि राहुल गांधी ने जो आज संसद में बातें की वो कितनी आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में और अग्निवीर की जो बात उन्होंने उठाई है, कॉम्पनसेशंस उसके लिए दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज के अपमान की बात की है कि राहुल गांधी ने समूचे हिंदू समाज का अपमान किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अश्विनी वैष्णव की। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड और नेता विपक्ष अंबादास दानवे के बीच तीखी नोकझोंक और यहां तक कि गाली गलौज तक बात पहुंच गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक हैं। रौनक, राहुल गांधी के बयान पर जो हंगामा वहां हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हमें बताएं। जी देखिए नगमा, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बयान दिया उसको लेकर बीजेपी के विधायक है प्रसाद लाड, उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव की मांग जो है विधान परिषद में की। लेकिन उसी वक्त नेता विपक्ष अंबादास दानवे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लोकसभा का मामला है, लिहाजा इसका महाराष्ट्र की विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं और इस तरह के प्रस्ताव को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में जो है वो आपसी नोकझोंक देखने को मिली और इसी दौरान अपनी कुर्सी पर खड़े होकर नेता विपक्ष की तरफ से जो है वो असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल प्रसाद लाड के लिए किया गया और उसके बाद जमकर हंगामा विधान परिषद में देखने को मिला। कुछ देर के लिए विधान परिषद को स्थगित भी करना पड़ा। जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया है कि एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद नेता विपक्ष की तरफ से इस तरह का गाली गलौज जैसा रवैया ये अशोभनीय और इस पर कहीं ना कहीं विधान परिषद के जो सभापति है उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका रौनक। इसको लेकर एक हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जो बयान आज दिया है उसको लेकर महाराष्ट्र में भी इसका हंगामा जो है वो सुनाई दिया है पक्ष और विपक्ष के बीच में। जैसा रौनक हमें बता रहे थे, महाराष्ट्र विधान परिषद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी एमएलसी और नेता विपक्ष के बीच में इसे लेकर तीखी नोकझोंक हुई है।